आज का जो हमारा विषय है डिस्कशन का वो है सत्ता की सीमाएं। पिछले सत्र में हमने सत्ता पालन के आधार पर डिस्कस किया था। सत्ता पालन जो है वो एक व्यवस्थित समाज में बहुत ही अत्यावश्यक माना जाता है, क्योंकि सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज में सत्ता पालन होता है, लेकिन सत्ता असीमित नहीं हो सकती है। असीमित सत्ता भ्रष्ट व्यवस्था को जन्म देती है। इसलिए सत्ता पर भी कुछ सीमाएं बन गई हैं और सत्ता की सीमाएं ये निर्धारित करती हैं कि समाज या राजनीतिक व्यवस्था कितनी सभ्य और सुसंस्कृत है कि वहाँ सत्ता भी सीमाओं का पालन करती है। सत्ता का मनमाना प्रयोग और परिचालन नहीं किया जा सकता है और कई तत्व ऐसे हैं जो सत्ता के ऊपर सीमाओं का काम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी ऐसी सीमाएं हैं कि सत्ता को उनका पालन करना पड़ता है या उन सीमाओं को मानना पड़ता है। सबसे जो महत्वपूर्ण पहली सीमा है वो है प्राकृतिक सीमा। नागरिकों को या मनुष्यों को प्रकृति ने कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। इन अधिकारों का हनन कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना ही अधिक सत्ताधारी व्यक्ति या संस्था क्यों न हो। ये जो मनुष्य के जीवन, उनकी सामान्य स्वतंत्रताएं, उनका संपत्ति का अधिकार, ये इन चीज़ों का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक पसंद नहीं करता है। तो सत्ता को यह ध्यान में रखना पड़ता है कि वो नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों का हनन करने वाले आदेशों को जारी न करें या उसके संबंध में कोई ऐसा कानून न बनाए या आदेश न दे कि नागरिक उनका पालन ही न कर सकें। दूसरा जो महत्वपूर्ण सत्ता की सीमा है वो है नैतिक और धार्मिक विश्वास। मनुष्य की ये प्रकृति होती है कि वो हर कार्य नैतिकता की कसौटी पर खरा करना चाहता है। वो ये सोचता है कार्य को करने से पहले कि क्या वो कार्य सही है या नहीं है। तो अगर वो कार्य उसकी दृष्टि में सही नहीं है तो वो उसका पालन नहीं करेगा, यानी नैतिक दृष्टि से सही नहीं है तो कोई भी उसका पालन करना स्वीकार नहीं करेगा या पसंद नहीं करेगा। तो सत्ता को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए या ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो अनैतिकता से पूर्ण आदेश नहीं दे, क्योंकि उसका जनता पालन नहीं करेगी। इसी तरह से धर्म एक महत्वपूर्ण तत्व है। धर्म मनुष्य में रचा बसा है, तो धर्म के विरुद्ध भी अगर कोई आदेश दिए जाते हैं तो अधीनस्थ उनका पालन नहीं करते हैं। इसी तरह से तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है संस्कृति। संस्कृति से तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए कला, साहित्य, धर्म, फैशन, संगीत इत्यादि में आचार विचार में बहुत संस्कृति का निर्माण कर लिया है। तो सत्ता को संस्कृति या समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि संस्कृति एक अलग वस्तु है जो कि लोगों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो सत्ता को चाहिए कि वो लोगों की संस्कृति में भी हस्तक्षेप न करे। चौथा जो महत्वपूर्ण तत्व है सीमाओं का वो है संविधान, नियम और उपनियम। संविधान जो है वो किसी भी देश की एक राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान कानूनों का संकलन होता है और संविधान से ही सत्ता निकलती है। तो अगर जो सत्ताधारी व्यक्ति है जिसने संविधान से शक्तियां प्राप्त की हैं, वो सत्ताधारी स्वयं संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है और न ही उसको करना चाहिए, क्योंकि संविधान का उल्लंघन करने पर उसे सत्ता से हटाया भी जा सकता है। सत्ता जो है वो प्रत्येक व्यवस्था में कुशल संचालन के लिए नियम उपनियम बनाए गए हैं। उन नियम उपनियमों का पालन भी सत्ता को करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो नियम उपनियम और संविधान के अनुसार चलने में ही अपना विश्वास प्रकट करता है। तो अगर सत्ताधारी संविधान के विरुद्ध ही कार्य करेंगे, नियम और उपनियम के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो उसके आदेशों का पालन नहीं होगा और सत्ताधारी वास्तव में सत्ताधारी ही
नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए नियम और उपनियम भी सत्ता की सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है आर्थिक सीमाएं। प्रत्येक राज्य व्यवस्था के अपने आर्थिक साधन होते हैं, आर्थिक क्षमताएं होती हैं, और इन आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही आदेश दिए जाते हैं। और अगर इन क्षमताओं को, इन सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो उनके आदेशों का पालन नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अगला जो तत्व है सत्ता की सीमाओं का, वो है अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों के द्वारा निर्मित संघ। अधीनस्थों की क्षमता से अधिक अगर कोई कार्य उनसे करने के लिए कहा जाता है तो निश्चित रूप से वो उन आदेशों का पालन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो उनके कार्य, वो उससे अधिक कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अधीनस्थों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही कार्य करवाना चाहिए। इसी तरह से जो कर्मचारी और जो अधीनस्थ वर्ग है, उन्होंने अपने लिए, अपने निजी हितों की वृद्धि के लिए और आधुनिक समाज में संघ और यूनियन इत्यादि संस्थाओं का निर्माण कर रखा है। तो इनके विरुद्ध भी अगर सत्ताधारी कार्य करते हैं तो उनके आदेशों का पालन, आदेशों का सामूहिक रूप से बहिष्कार भी किया जाता है, या हड़तालें और अन्य तरह के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो राज्य व्यवस्थाओं में सत्ताधारी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी दबाव समूह बनाए गए हैं या संघ बनाए गए हैं निजी हितों को ध्यान में रखते हुए, उनका भी ध्यान रखते हुए वो आदेश करवाने को जारी रखे। अंतिम जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून। सत्ताधारी जो है वो अपनी राज्य व्यवस्था की सीमाओं में अपने आदेशों का पालन करवा सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूँ तो संप्रभु सरकारें और राज्य कहे जाते हैं, राज्य व्यवस्थाएं संप्रभु कही जाती हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं होती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति के रूप में वो स्वतंत्र होने के बावजूद भी उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य होने के नाते उन संगठन के जो नियम और कानून हैं उनको स्वीकार करना पड़ता है। तो सत्ताधारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले आदेशों को जारी न करे, और अगर वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है तो उन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नियमों का पालन करते हुए वो उसके विरुद्ध कोई किसी भी प्रकार का आदेश जारी न करें। तो इस प्रकार सत्ता की कई सीमाएं हैं, और ये सत्ता की सीमाएं वास्तविक रूप से कई बार कार्य करती हैं, और सत्ताधारी जो इस बात पर अगर निर्भर है कि वो सब कुछ करवा सकता है अपने आदेशों का पालन, तो वो ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे नैतिक और धार्मिक विश्वास का बहुत अच्छा उदाहरण है कि 1857 की क्रांति है, जो वो उसका जो प्रमुख कारण था वो ये था कि भारतीय सेना जो उस समय अंग्रेजों के अधीन थी, उनको जिन कारतूस का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, उन कारतूसों को मुंह से खोला जाता था, और ऐसी अफवाह फैल गई थी या ऐसी धारणा प्रचलित हो गई थी कि उन कारतूसों में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो भारतीयों को जो कि सुअर और गाय की चर्बी जो है, उन्होंने ये माना कि इसका इस्तेमाल हो सकता है और ये हमारे धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध है कि हम उसको मुंह से लगाएं। तो इस दृष्टि से उन्होंने उसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जबकि सेना में जो आदेशों का पालन है वो बहुत ही आवश्यक माना जाता है, और इस तरह से 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण वो बना। तो सत्ता ने एक तरह से नैतिक और धार्मिक विश्वास को दरकिनार करते हुए आदेश दिया, और इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। तो इस तरह से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं, जबकि सत्ताधारी के द्वारा इन सीमाओं को ध्यान में न रखते हुए जो कार्य किया जाता है, तो वो जो अधीनस्थ हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, वो कई बार उन सत्ता के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो स्पष्ट है कि सत्ता की कुछ सीमाएं हैं,
और प्रत्येक राज्य व्यवस्था के कुछ निर्धारित और उद्घोषित लक्ष्य भी होते हैं और सत्ता इन लक्ष्यों और आदेशों का उल्लंघन सत्ता को नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ तकनीकी और मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी होती हैं जो हमने ऊपर जो सीमाएं बताई हैं उन्हीं में निहित है। इस प्रकार सत्ता को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि उसके जो भी आदेश हों वो जनहितकारी हों, ताकि सत्ता के आदेशों का पालन बिना किसी हिचक के सत्ता के जो अधीन में जो लोग हैं वो आराम से कर सकें। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।